आज भी हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है वो क्वेश्चन। कुछ कुछ लोगों को हो सकता है बहुत जल्दी समझ में आ जाए, बट अदर्स माइट टेक सम टाइम, तो आई विल कीप इट अ बिट स्लो। और थोड़ा स्लो पेस पे हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 25, ये वाला क्वेश्चन हमें करना है मिस्टर स्मार्ट। So Mr. Smart, age 60, has just retired from service. He is entitled to a pension of rupees 4,80,000 per annum, received yearly in advance. तो मिस्टर स्मार्ट 60 ईयर्स के हो गए हैं, रिटायर हो चुके हैं, इसी साल रिटायर हुए हैं, एंड ही इज रिसीविंग एन pension of rupees 4,80,000 per annum. The pension adjusts partially with the inflation to the extent of 50%. Now, what does this line mean? The pension adjusts partially with the inflation to the extent of 50%. मतलब अगर इन्फ्लेशन 5% है तो ये पेंशन 2.5% एवरी ईयर बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो ये पेंशन 3% एवरी ईयर बढ़ेगी। इन्फ्लेशन 8% है तो ये पेंशन 4% एवरी ईयर बढ़ेगा। तो जो भी इन्फ्लेशन है उसका 50% इंक्रीमेंट एवरी ईयर यू विल ऑब्जर्व इन दी पेंशन। Now, Mr. Smart's wife, Mrs. Smart, is aged 58, is entitled to the pension for her lifetime in case of the demise of Mr. Smart before her. Nobody else is dependent on the couple. The couple stays in their own home. Mr. Smart receives 40 lakh after tax as retirement dues. Their current living expenses are equal to the pension amount. Mr. Smart's employer will continue to provide a family floater Mediclaim policy for both their lifetime that is considered adequate for their needs. Inflation is to be assumed at 6% per annum. अब inflation हमें कितना लेके चलना है? 6% per annum हमें consider करना है। ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर स्मार्ट रिसीव 40 लाख रुपीज आफ्टर टैक्स, तो 40 लाख रुपीज उनको रिसीव हुए हैं आफ्टर टैक्स एज द रिटायरमेंट ड्यूज। Their current living expenses are equal to the pension amount. Mr. Smart's employer will continue to provide a family floater medical policy scheme. तो 40 लाख रुपीज उन्हें रिसीव हुए हैं आफ्टर टैक्स एज द रिटायरमेंट ड्यूज। तो ये भी इनका एक कॉर्पस है जो उन्हें रिसीव हो चुका है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू बी एज्यूम्ड to be 87 years for Mr. Smart and 85 years for Mrs. Smart. तो अभी भी दोनों में 2 years का ही डिफरेंस है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 2 years वाली है, मतलब क्वेश्चन को इन्होंने सिंपल रखा है। The couple wants to make a provision for expenses on social occasions that arise and leisure travel expenditure to the tune of rupees 1 lakh per annum. Inflation 6% per annum, apart from the compensating for the inflation adjustment shortfall in the pension income. Assume the expenditure arises at the beginning of each year. The couple seek your advice. If discounted at 5% per annum and assuming that the adjustment is fully required at the beginning of the year, the inflation adjusted required is। ठीक है, मतलब कितना हमें कॉर्पस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, जो 5% पर एनम पे आपको ये रिटर्न प्रोवाइड कर देगा। तो ये सारी कंडीशंस गिवन है, अब इनको हमें एक्सेल पे प्लॉट करना होगा, तो एक एक करके करते हैं। ये दिस इज अ न्यू पैटर्न, जो 24th वाला पैटर्न था ये पहले भी NISM 10B में था, बट दिस पैटर्न इज अ न्यू इंट्रोडक्शन टू दिस कोर्स। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि मिस्टर स्मार्ट 60 has just retired from the service. He is entitled. If you want, you people can also try doing it side by side on your screen. तो साथ साथ करते जाओगे तो आपको भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो he is entitled to a pension of rupees 4,80,000 per annum. 4,80,000 का पेंशन आपको रिक्वायर्ड है पर annum, received yearly in advance. ठीक है, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग कॉलम बनाते हैं एज का, देन हम लोग कॉलम बनाते हैं पेंशन पर एनम का। पेंशन पर एनम फर्स्ट ईयर में हमें मिल रहा है 4,80,000।
देयर आफ्टर वो इंक्रीज होएगा इन्फ्लेशन के 50% से। इन्फ्लेशन कितना दिया है यहाँ पे, इन्फ्लेशन है 6% पर annum। ठीक है, मतलब हमें इसको इंक्रीज करना है 3% से। तो इंटू 1.03 हम लोग कर देंगे, 1.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3% से ग्रो होता जाएगा। ठीक है, एज भी लिख लेते हैं। अभी की एज है 60 और 60 से लेके 87 तक हमें बनाना है। 60 से लेके 87 तक। The couple stays in their own home. Mr. Smart received a 40 lakh rupees after tax as retirement dues. Their current living expenses are equal to the pension amount. Okay. तो देखो अपन ने अभी इनकम लिखी, अब हमें एक्सपेंडिचर लिखना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर कितना है, इक्वल टू द पेंशन अमाउंट, मतलब उनका एक्सपेंडिचर भी 4,80,000 का है एक्सपेंडिचर। ये भी है 4,80,000 का। देन इन्फ्लेशन है 6%। सो मतलब हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये 6% से ग्रो हो रहा है। हमारी पेंशन तो 3% से ग्रो हो रही है, लेकिन महंगाई 6% से ग्रो हो रही है। तो मतलब हमारे खर्चे भी कैसे बढ़ेंगे, 6% से बढ़ेंगे। इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय 1.06। हमारा एक्सपेंडिचर 6% से बढ़ गया। इसके बाद इन्होंने बोला है कि इनको 1 लाख रुपीज का एक एडिशनल expense रखना है। So the couple wants to make provision for expenses on social occasion and that arise and leisure travel expenditure to the tune of rupees 1 lakh per annum। Inflation again 6% लेना है यहाँ पे। तो मतलब 1 लाख रुपीज का एडिशनल प्रोविजन लिख देते हैं। तो प्रोविजन 1 लाख रुपीज, मतलब ये भी एक्सपेंडिचर ही है और ये भी कैसे ग्रो होगा, 6% से। ये भी 6% से ग्रो कर लेते हैं। तो अब हम लोगों को जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो कितने होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। सो क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। सो कितना हमें एडिशनल अमाउंट होता तो हम लोग उसे सरप्लस बोलते हैं, बट बिकॉज ये एक लेसर अमाउंट होगा तो वील कॉल इट डेफिसिट। कितना डेफिसिट क्रिएट हो रहा है ये समझते हैं हम लोग। तो डेफिसिट होगा, आपकी इनकम एक ही है पेंशन, और खर्चे दो हैं, एक्सपेंडिचर और प्रोविजन, दोनों खर्चे हैं यहाँ पे। सो B2 माइनस C2 माइनस D2। तो यहाँ पे तो डेफिसिट आपका सिर्फ 1 लाख रुपीज का हुआ है। यहाँ पे डेफिसिट कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1,20,400 का हो जाएगा। तो ये आपका डेफिसिट हो गया। ठीक है, इन सबको सेंटर अलाइन कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, if discounted at 5% per annum and assuming that the adjustment is fully required at the beginning of the year, 60th वाले ईयर के बिगनिंग में ये पूरा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट कितना रिक्वायर्ड होगा आपको जो इन सारे खर्चों को फुलफिल कर पाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम पीवी निकाल लेते हैं। पीवी ऑफ डेफिसिट, जो भी आपका डेफिसिट है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है,
प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर हो जाएगा 5% टू द पावर एन, एन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें एन लेना है 0, मतलब 60 माइनस 60 ब्रैकेट में कर देते हैं, तो हो गया 1 लाख। अब इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करके देखते हैं, डेसिमल कम कर देते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, E3, E3 क्या है, ये डेफिसिट 1,20,000 वाला डिवाइडेड बाय 1+5%, तो 1+5% हमने ले लिया, टू द पावर 2 होना चाहिए। अब 2 कैसे, सॉरी टू द पावर 1 होना चाहिए, तो 1 कैसे निकलेगा, A3 सेल, A3 सेल इज 61, 61 माइनस 60 इज 1, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको टू द पावर 1 ले लिया। बस ये हमारे सारे सेल्स रेडी हो गए। अब बस इनको आपको स्ट्रेच कर देना है 87 वाली एज तक। ये स्ट्रेच हो गए 87 वाली एज तक। ओके, तो ये आपका डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और डेफिसिट का प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकालते जा रहे हैं और ये आपका टोटल डेफिसिट है। अब आपको कॉर्पस निकालना है तो आपको इसका सम निकालना पड़ेगा, इक्वल टू सम, इस पूरी वैल्यू का सम हम निकाल लेते हैं एंड ये आपके कॉर्पस का वैल्यू होना चाहिए 80,18,709, 80,18,709, 710। चलो इसको राउंड ऑफ कर दो, एकदम एग्जैक्ट मैच हमारा हो जाएगा 80,187,10, 80,187,10. This is the option that we're getting. ठीक है, तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरे पार्ट को, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो क्या हम लोगों ने किया है इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखो इन्होंने ये बोला है कि उस पर्सन की पेंशन है 4,80,000 रुपीज, तो हमने पेंशन लिख दिया 4,80,000। उन्होंने बोला जितनी पेंशन है उतना ही एक्सपेंडिचर है, तो हमने एक्सपेंडिचर भी लिख दिया 4,80,000। फिर उन्होंने बोला कि हमें प्रोविजन करना है कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए, लाइक ट्रेवल एंड लेजर के लिए 1 लाख रुपीज का एडिशनल आपको प्रोविजन करना है, तो यहाँ तक तो हमने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो पेंशन है वो इन्फ्लेशन के 50% से ग्रो हो रही है। इन्फ्लेशन कैसे ग्रो हो रहा है, इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है 6% से, तो हमें पेंशन कैसे ग्रो करनी है 3% से, तो हमने पेंशन को 3% से ग्रो कर दिया। इसके बाद एक्सपेंडिचर को हमने 6% से ग्रो कर दिया और प्रोविजन को भी हमने 6% से ग्रो कर दिया, तो ये दोनों चीजें आपकी 6% से ग्रो हुई है, वेरेज जो आपका पेंशन है वो 3% से ग्रो हुआ है। इसके बाद डेफिसिट के लिए हमने कुछ नहीं किया, इनकम माइनस एक्सपेंस कर दिया। हमारी इनकम एक ही है पेंशन और एक्सपेंस दो है, एक्सपेंडिचर और प्रोविजन, तो हमने इनकम माइनस एक्सपेंस कर दिया, तो ये डेफिसिट निकल के आ गया। अब ये डेफिसिट है 2 साल बाद, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है, तो उसकी आज की वैल्यू इतनी है। कैसे करा हमने, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। फ्यूचर वैल्यू तो हमारे पास है, ये E3 वाला सेट फ्यूचर वैल्यू है कि भाई 1 साल के बाद हमें 1,20,000 का डेफिसिट होएगा, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर हो जाएगा 5% टू द पावर एन। अब एन के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है, यू कैन फॉर्म इट इन योर वे, मतलब ये मेरा वे था, तो यहाँ पे A3 माइनस 60 मैंने कर दिया, A3 माइनस 60, तो 61 माइनस 60 ऑटोमेटिकली 1 हो गया, तो यहाँ पे इसने 1 ले लिया। आप ये भी कर सकते हो कि इसके पास में 1 2 3 4 लिख दो और उस सेल का रेफरेंस दे दो। अगर आपको ये वाली चीज थोड़ी सी ट्रिकी लगी तो आप एज के पास में 1 2 3 4 लिख दो और उस वाले सेल का यहाँ पे रेफरेंस दे दो टू द पावर में, वो भी आप कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये हमने कर दिया। अब इन सारे सेल्स को कॉपी करा और नीचे तक ड्रैग कर दिया, दैट्स इट। और फिर हमने पीवी का सम लगा दिया, तो जितने भी आपके ये प्रेजेंट वैल्यूज है, इन सारी प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल निकल के आ गया 80,18,710 रुपीज।
तो ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दी डेफिसिट्स, जो टोटल डेफिसिट्स आपके हो रहे हैं उसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू, तो भाई इतना डेफिसिट हमारा हो जाएगा। ठीक है, सो इफ डिस्काउंटेड एट 5% per annum and assuming that the adjustment is fully required at the beginning of the period, adjustment beginning of the period में required है, तो inflation adjusted requirement कितना होगा? So inflation adjusted requirement होगा 80,18,710। नेक्स्ट पार्ट इन्होंने ये बोला है, the amount required for compensating the difference required for inflation adjusted based on the discounting rate of 5% is higher than the corpus of 40 lakh available with them. This means that the couple cannot meet their expenses requirement for the next 27 years if the corpus earns 5% per annum. तो अगर corpus 5% per annum earn करता है तो हम लोग अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक तो ये पॉइंट ठीक लग रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाएंगे। हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ तक जा रहे हैं? वो 80 लाख तक जा रहे हैं, और हमारा कॉर्पस कितना है? सिर्फ 40 लाख का है। नेक्स्ट है, द कपल कैन मीट द एक्सपेंस रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड द कॉर्पस ऑफ 40 लाख अर्न्स 9.90 पर एनम। तो अगर ये कॉर्पस 9.90 अर्न करता है तो कपल अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाएगा। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं अपन, अगर मीट कर पा रहा है इन रेट्स पे 9.9 और 9.2 पे तो हम लोग इसके साथ जाएंगे, अदरवाइज वी गो कि वी कैन नॉट मीट, ये गोल मीट ही नहीं हो सकता। अगर मीट होने का कुछ भी चांसेस हैं तो हम लोग उस ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग बोल देंगे कि भाई मीट नहीं हो पाएगा। डी ऑप्शन है, द कपल कैन इजीली मीट द एक्सपेंसेस रिक्वायरमेंट फॉर 27 इयर्स विद द कॉर्पस अमाउंट ऑफ 40 लाख। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कपल मीट कर ही नहीं पाएगा। अभी हमने देखा कि 80 लाख हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 80 लाख है, और हमारा जो कॉर्पस है वो 40 लाख का है, तो मीट तो किसी भी हालत में नहीं कर पा रहा है। तो डी वाला ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे गलत है। अब हम लोग बस ये चेक कर लेते हैं कि 9.9 से अगर हम ग्रो करते हैं अपने कॉर्पस को तो क्या ये मीट कर पा रहा है, या 9.22 से ग्रो कर रहे हैं तो क्या मीट कर पा रहा है। इसको अपन दे देते हैं इनकम, या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इन दोनों को अपन बोल देते हैं एक्सपेंडिचर। और अब जो हम लोग बना रहे हैं वो बनाते हैं कॉर्पस। तो हमें क्या करना है, हमने कॉर्पस का ओपनिंग बैलेंस बनाया, उसमें फिर हमने एडजस्टमेंट किया, जो ये 1 लाख रुपीज का डेफिसिट है उसको हमने माइनस किया। उसके बाद इंटरेस्ट हम लोग ऐड करेंगे, किसका? जो भी एडजस्टेड अमाउंट है उसका इंटरेस्ट आप लोग ऐड करेंगे। और फिर क्योंकि ये एक्सपेंसेस हम लोग स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो भी डेफिसिट है ये स्टार्टिंग में हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। तो पूरे साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इस एडजस्टेड अमाउंट पे मिलेगा। एंड फिर आपका क्लोजिंग अमाउंट क्या होगा? आपका एडजस्टेड अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट अमाउंट। तो एडजस्टेड और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। तो दिस कैन बी कंसीडर्ड नियरली जीरो। चलो इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग पढ़ते हैं। So the fixed income option available to the couple to earn the highest rate of interest from the government scheme would be, इनमें से कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जहां पे आपको थोड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। वी हैव सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जहां पे अप टू मैक्सिमम ऑफ 15 लाख रुपीज आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू विल गेट हायर रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड हो गया पीएम वय वंदना योजना फ्रॉम LIC up to maximum of investment of rupees 15 lakh. Then fixed deposit scheme available from public sector bank for senior citizen without any limit. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हायर इंटरेस्ट अर्न करने के लिए आपको मिलेगा, विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की स्कीम कौन सी है? तो ये जो LIC वाली स्कीम है, ये तो LIC वाले पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, अंडरटेकिंग है, बट स्टिल इसको आप गवर्नमेंट स्कीम नहीं बोल सकते। दिस इज
अ स्कीम गिवन बाय LIC। गवर्नमेंट स्कीम्स को हम नहीं बोलेंगे। सिमिलरली अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक भी आपको कोई स्कीम देती है, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट स्कीम। वो गवर्नमेंट बैक्ड नहीं है, वो सिर्फ उस बैंक के ही बैक्ड है। मतलब वो बैंक ही सिर्फ गारंटी ले रहा है, गवर्नमेंट उसकी कोई भी गारंटी नहीं ले रही है। लेकिन इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, गवर्नमेंट इज टेकिंग द गारंटी दैट यस वी विल रीपे द अमाउंट जो भी आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो विद इंटरेस्ट। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो भी बाकी स्कीम से काफी ज्यादा हाई रहेगा। LIC में जो इंटरेस्ट होता है यूजुअली 5% के आसपास होता है। PSUs में जो इंटरेस्ट होता है यूजुअली 6% के आसपास होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स ये लगभग 7% के आसपास आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, so senior citizen savings scheme is a government scheme. PMY Yojana is from LIC. Public sector FDs are also from respective PSU banks. तो ये बैंक और LIC आपको स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज गिवन बाय गवर्नमेंट। So we understand that reading the complete book feels a bit boring. इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स फॉर्म करे हैं। So ये जो 120 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल में हमने एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है, so that आपको पूरी बुक रीड करने की जरूरत ना पड़े। So even without reading the book, you can understand the concepts very easily by watching these videos. और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब कंसेप्चुअल आते हैं। So ये थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल लिखना है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो द एम ऑफ दीज वीडियोस इज टू क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स। अब जैसे बुक में अगर एक डेफिनेशन लिखी है तो उस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है और उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम लोगों ने वीडियोस में डिटेल में समझाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेड 40 प्लस डिटेल्ड केस स्टडीज वीडियो जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द केस स्टडीज। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन किया है। केस स्टडीज के सारे वीडियो 1 आवर ईच के हैं। सो अगर आप 10A10B का कंप्लीट कंटेंट देखोगे, सो द कंटेंट इज अबव 160 वीडियोस। सो 120 वीडियोस आपको कंटेंट के मिल जाएंगे और 40 वीडियोस आपको केस स्टडीज के मिल जाएंगे। टोटल यू विल फाइंड 160 videos of NISM 10A and 10B both combined. Then there are frequently asked questions as well. So देखो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। वन इज जो बुक का कंसेप्ट है, जो बुक का कंटेंट है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। एंड सेकेंड इज जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं वो किस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, प्लस उनको सॉल्व कैसे करना है वो हमें बनना चाहिए। सो केस स्टडीज एंड क्वेश्चंस ये दोनों हम लोगों ने इसमें कवर किया है। तो आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं, वो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझ में आएगा कि आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या हमसे वो क्वेश्चन के आंसर्स बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। देन ऑब्वियसली द सिलेबस इज अपडेटेड। सो जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपडेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड इवन द क्वेश्चंस एंड द केस स्टडीज आर एज पर द अपडेटेड सिलेबस। नाउ वीडियोस में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि वहां पे आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है। सो वीडियोस हैं, आप लोग वीडियोस देख के काफी सारी चीजें समझ लेते हैं, लेकिन देयर कैन बी 1 to 2% डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, कोई कंसेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हुए। So for that we have even included one-to-one doubt clearing session with expert faculty members and that too without any additional cost. So कोई additional cost यहाँ पे included नहीं रहेगी and we will provide you one-to-one doubt clearing session. The reason being हमारा aim है कि आप एग्जाम क्लियर करें फर्स्ट अटेम्प्ट में, so that you can proudly say that yes EduFineco के कंटेंट से I've cleared the exam in first attempt. Then you will also get the complete summary of the content, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे अगर आपको लास्ट डे पे रिवीजन करना है, सो वीडियोस हम लोग एक दिन में सारे वीडियोस नहीं देख सकते, बहुत लेंदी वीडियोस हैं ये, लेकिन हम लोग लास्ट डे पे चैप्टर समरीज को जरूर गो थ्रू कर सकते हैं सो दैट लास्ट मोमेंट का जो रिवीजन है वो हम लोग प्रॉपर वे में कर पाए। एंड लास्टली यू विल गेट दी सपोर्ट until you clear the exam, because as I said our only goal is to get you clear in the first attempt itself. तो आप लोग प्रॉपरली पढ़ाई करके और एग्जाम को क्लियर करें, यही हमारा एम है, यही हमारा गोल है। So that is it from this video guys. In case you face any query, any issue, आपको कुछ भी डिस्कस करना है, you can feel free to contact us on 8889302230. You can even reach us on www.edufeneco.com. Thank you.